अब मैंने कंप्लीट किया था केमिकल इक्विलिब्रियम, नाउ आयोनिक। ठीक है, अगेन लिमिटेड नंबर क्वेश्चंस, लिमिटेड फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। सिर्फ उस फॉर्मेट और उस पैटर्न के क्वेश्चंस पे फोकस करो, सॉर्टेड है। ठीक है, ये करके टैकल करते हैं। चलो पहला सवाल क्या बोलता है, देखो द परसेंटेज ऑफ पायरिडीन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ पायरिडीन आपको बनाने को पूछ रहा है, दैट फॉर्म्स पायरिडीनियम आयन इन अ 0.1 मोलर एक्वस पायरिडीन सॉल्यूशन वेयर Kb फॉर पायरिडीन इज दिस। ठीक है, तो इसमें ना एक बेसिक नॉलेज आपको एटलीस्ट चाहिए। बेसिक नॉलेज क्या चाहिए, एकदम सिंपल चीज़ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने बहुत बेसिक्स में सीखी हुई है। पायरिडीन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, अगर नहीं पता तो सीख लो फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट लगेगा। पायरिडीन क्या है, जैसे आप बेंजीन रिंग लिखते हो ना बच्चों, उसमें बस उसकी जगह पे क्या होता है, एक नाइट्रोजन होता है, बाकी सॉर्टेड है। पायरिडीन का कोई टेंशन नहीं। पायरिडीन क्या बोलो, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, 6 मेंबर की रिंग है विद 1 नाइट्रोजन। अब इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट है यहाँ पे, मुझे बताना नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, बताओ नाइट्रोजन ने यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए, बोलोगे सर 3 बॉन्ड बनाए। और नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो क्या उसके पास लोन पेयर रहता है, यस और नो, है ना। अब सवाल को समझो, अब आपको पायरिडीन पता है, ठीक है, ये वैसे ये रहा ना C5H5N, पायरिडीन मालूम है। अब फंडा क्या है जरा समझना, वो बोल रहा है पायरिडीन से पायरिडीनियम आयन बन रहा है। क्या बन रहा है, पायरिडीन से पायरिडीनियम, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, अमोनियम है ना, पायरिडीनियम, कार्बोनियम, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये एक्वस सॉल्यूशन में बन रहा है। किस में बन रहा है बच्चों, किस में बन रहा है, एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि इस पायरिडीन को आपने HOH में लगाया और वाटर में बेसिकली इसके साथ इसका सॉल्यूशन बनाया। करेक्ट, बात समझ आई। तो ये क्या करेगा आप मुझे बताना, वाटर विल गिव यू H+ OH-, और हमारा पुराना बेचारा भूखा नंगा हाइड्रोजन, गरीब हाइड्रोजन है ना, वो क्या करेगा, एज यूजुअल जैसे ही तुमको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ में कोई भी H+ यानी प्रोटॉन सप्लायर मिल जाए, क्या सेंटेंस ध्यान से सुनना, किसी भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ कोई प्रोटॉन सप्लायर मिल जाए, तुरंत क्या करना है, उस प्रोटॉन को नाइट्रोजन का लोन पेयर उठा के दे देना है। बात समझ आई क्या, बोलो हाँ या ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था वो उठा के किसको दे दिया, समझ आई। और बिकॉज इसका लोन पेयर उठा के दे दिया, तो अगर आप अब देखोगे तो उसका 1 2 3 और ये चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, यानी इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज, यानी कि अब ये बन गया पायरिडीनियम। समझ में आया क्या, क्या बन गया, पायरिडीनियम। और बचा क्या, ऑफ कोर्स OH- बच गया। ध्यान से देखो, फिर से नहीं समझा तो बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ। नाइट्रोजन के पास था लोन पेयर, वाटर ने दिया प्रोटॉन, प्रोटॉन को मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया नाइट्रोजन के ऊपर, तो इसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज, और OH- ये रहा, यहाँ बच गया। यहाँ तक क्लियर है क्या, यस। अब तो बहुत आसान है यार, अब तो बाकायदा बाकी तो बहुत ही ईजी है। अच्छा बाय द वे, ये अगर आप इक्वेशन नहीं भी लिखते तो ईजी होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि हमें पूछा क्या, जरा ये बताना, परसेंटेज दैट फॉर्म्स पायरिडीनियम। क्या पूछा है, सवाल को पढ़ो, क्या पूछा है, परसेंटेज दैट फॉर्म्स पायरिडीनियम। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये पायरिडीन जितना रिएक्ट किया उतना परसेंटेज पायरिडीनियम बनेगा? क्या ये बात से आप सहमत हो, बोलो हाँ या ना। ये 1 मोल था, ये 1 मोल था, ये 1 मोल था, ये 1 मोल था, मतलब जितना पायरिडीन रिएक्ट किया उतना पायरिडीनियम बना। डू यू अग्री, यस और नो, एज पर दिस गिवन इक्वेशन, एज पर दिस रिएक्शन, करेक्ट। पायरिडीन से पायरिडीनियम बना लिया, जितना ये रिएक्ट करा उतना पायरिडीनियम बनने वाला है। अब आगे का पार्ट तो बहुत ही मतलब बचकांड ईजी है यार। डायरेक्ट फॉर्मूला, मैंने आपको फॉर्मूला शीट पहले भी दी हुई है, फॉर्मूला शीट ध्यान से देख लेना। क्या है, अल्फा इज इक्वल टू √KB/C, डायरेक्ट फॉर्मूला है। आप बोलोगे सर हमको KB दिया हुआ है, वैल्यू ये रही, C कॉन्सेंट्रेशन दिया है, हाँ ये रहा, तो क्या टेंशन है। पायरिडीन का 0.1 मोलर सॉल्यूशन था, उसकी KB की वैल्यू इतनी थी, तो आप बोलोगे सर अल्फा इज इक्वल टू √KB/C। यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, KB का वैल्यू कितना दिया है, 1.7 × 10⁻⁹ और C कितना दिया है, 0.1 दिया है शायद, हाँ 0.1 मतलब 10⁻⁻1। ये -1 ऊपर जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, +1,
तो रूट ऑफ 1.7 इंटू 10⁻⁸ 10⁻⁸ को आप रूट के पावर के बाहर लेके आ जाओ, तो रूट ऑफ 1.7 इंटू 10⁻⁴। क्यों? 10⁻⁸ को तुम रूट के पावर के बाहर ले आए तो क्या हो गया? हाफ हो गया, 10⁻⁴ हो गया। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है, यहाँ पर आप लोग गलती कहाँ करोगे? नोट द मिस्टेक दैट यू ऑल मेक। आप लोग गलती नॉर्मली कहाँ करते हो? ठीक है, आपको क्या लगता है कि सर रूट ऑफ 16 4 होता है ना? तो रूट ऑफ 1.6 0.4 होता होगा, ऐसा लगता है कि आपको? बहुत लोग ये गलती करते हैं। ऐसा आपने सोचा? अगर आपने ऐसा सोचा तो ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं सोच सकते हो। रूट में आप डायरेक्टली डेसिमल नहीं लगा सकते, इतना ध्यान में रखना। बात को समझो मैंने क्या बोला? मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि अच्छा ये रूट ऑफ 1.6 0.4 हो गया, ऐसा नहीं होता है बॉस। आपको इसको किस कॉन्टेक्स्ट में समझना है ज़रा ध्यान में रखो और समझो। आपको ऐसा समझना है कि ये जो है ना, ये नंबर, ठीक है, इसको आप क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में लिखो। किस में? देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में। तो इसको मैं क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ऐसा लिख रहा हूँ 1.69। 1.70 को मैं 1.69 लिख दूं, क्या ये वैलिड लग रहा है आपको? मैंने सिर्फ 0.1 डिफरेंस लाया अप्रोक्सीमेशन करने के लिए। समझ में आया क्या? तो उससे आप बोलोगे सर फायदा क्या हुआ? तो बॉस ये 1.69 जो है ना, ये 13 का 169 13 का स्क्वायर होता है। तो 1.3 इंटू 1.3 ये करके देखोगे तो आपको आंसर आएगा 1.69। समझे क्या? Which means that the answer is 1.3 into 10⁻⁴. This is your value of alpha. This is your degree of dissociation. अब सवाल उसने क्या पूछा है, ध्यान देना। The percentage क्या पूछा है यहाँ पर? परसेंटेज, मतलब अल्फा की वैल्यू पूछी है या अल्फा का परसेंटेज पूछा है? परसेंटेज पूछा है। क्या करेंगे आप? सिंपली यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 100। सिंपल, यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 100। जब आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। कितना हो जाएगा? 1.3 इंटू 10⁻², विच मीन्स 0.013%। है ऐसा ऑप्शन? यस, 0.013%। अब आपको ये रियलाइज होगा, आपको लगेगा सर फॉर्मूला तो डायरेक्ट था, के भी दिया था, सी भी दिया था, डायरेक्ट डिवीजन करके आंसर लाना था, आपको ये लिखने की क्या जरूरत थी? ये इसलिए लिखा है ताकि आपका बेसिक्स थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, कि आपको पता रहे अगर भूल गए हो तो कि पायरिडीन क्या होता है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, बट आपको याद आ जाए कि पायरिडीन क्या होता है, इसलिए मैंने लिखा। समझे? ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। इज दैट क्लियर बच्चों? अगले सवाल पे चलते हैं। देखो क्या बोलता है। द वैल्यूज ऑफ Kp1 and Kp2 फॉर द रिएक्शन x is equal to y plus z and A giving 2b are in the ratio of 9:1. If degree of dissociation of x and A are equal, then the total pressure at equilibrium for 1 and 2, for the equation 1 and 2, ध्यान से देखना, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, मतलब ये एक रिएक्शन हो रहा है, ये एक रिएक्शन हो रहा है। दोनों के जो Kp क्या थे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। Kp और Kc सिखाया था लास्ट टाइम, याद होगा? यस, बहुत बढ़िया। तो Kp और 1 और 2, मतलब कि इसका Kp और इसका Kp का वैल्यू नहीं दिया है, बट दोनों का क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया है। और बोला है कि भाई इनका अल्फा जो है वो एग्जैक्टली क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों का सेम टू सेम है। अब वो बोल रहा है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम का आप वैल्यू निकाल के बताओ। बात समझ में आए? अब पहली बात तो मुझे ये बताना कि यहाँ पर Kp की वैल्यू दी है, इसका मतलब मैं अज्यूम कर लूँ कि ये गैसेस हैं। मैं अज्यूम कर लूँ कि ये रिएक्शन जो हो रहा है ये कैसे है? ये गैसेस है। क्यों? क्योंकि भाई Kp की वैल्यू दी, अगर सॉल्यूशंस होते तो Kc की वैल्यू दी होती। समझ रहे हो? कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में दिया रहता, मुझे प्रेशर के टर्म्स में दिया, मतलब मैं मान के चलूंगा कि गैसेस है, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इंपॉर्टेंट सवाल क्या आता है? वही यहाँ पर जब आपको इस तरह से डिसोसिएशन के बारे में बोला है, किसके बारे में बोला है? अब हिंट पकड़ना इसमें सवाल में, मेन क्या वर्ड है बोलो? डिसोसिएशन। ये मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि वहाँ केमिकल इक्विलिब्रियम था, यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम है, फंडा सेम है। जब मुझे एक रिएक्शन लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, x gives y plus z, x gives y plus z, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एट टाइम t इक्वल टू 0
x मेरे पास 100% था, y मेरे पास 0 था, z मेरे पास 0, मतलब सारे रिएक्टेंट प्रेजेंट थे, प्रोडक्ट नहीं थे। अब ये चीज़ मैं बार बार लिखता हूँ, आपको भी मालूम है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि ये मेरे पास 1 मोल है, ये मेरे पास 0 मोल है, ये मेरे पास 0 मोल है। अगर मैं इक्विलिब्रियम तक पहुँच गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, एट इक्विलिब्रियम, कहाँ पहुँच गया मैं, ये 1 माइनस अल्फा बचा, ये अल्फा बना, ये अल्फा बना, ये भी सही है कि नहीं? दोनों कितने बचे बने, अल्फा अल्फा, अल्फा बाई 2 नहीं होगा, अल्फा होगा ना, क्यों? अच्छा, तो ये तो बेसिक हो गया, चलो ठीक है। अब मुझे पता है कि यहाँ पर मेरे पास अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने बचे एट इक्विलिब्रियम, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने, बताओ। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में भी किया है, तो समझते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास जो एट इक्विलिब्रियम बचे हैं वो ये है ना, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सब मिला के मैं बता रहा हूँ। बात समझ आई क्या? रिएक्टेंट प्रोडक्ट सारे सब कुछ मिला के मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे पास इतने मोल बचे। टोटल कितने बचे बोलो, 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा, इतने बच गए। इसमें एक और अब बेसिक फंडा लगेगा, ध्यान देना, बेसिक फंडा, हाँ, जो फंडा मैं ऑलरेडी आपको सॉल्यूशन कॉलिगेटिव में वेपर प्रेशर पढ़ाते वक्त बता चुका हूं। लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, क्या बोला मैंने, पार्शियल प्रेशर का फंडा, ध्यान से सुनना जरा, याद नहीं है तो रिवाइज फटाक से कर लेना। अगर मैं आपको बोलूं कि एक गैस है, उसका टोटल प्रेशर है P, ठीक है, तो प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट विल बी ओरिजिनल प्रेशर ऑफ गैस इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये राउल्ट्स लॉ था, आप बोलोगे हाँ ये पता है हमको, तो यही लॉजिक जरा मैं यहां लगा के दिखाऊं आपको विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स। तो ध्यान देना जरा, इस रिएक्शन में मेरे पास x है, y है, z है, क्लियर? 3 कंपोनेंट्स है, आप बोलोगे हाँ 3 कंपोनेंट्स है बॉस, है ना। x के 1 माइनस अल्फा मोल्स है, y के अल्फा मोल्स है, z के अल्फा मोल्स है, अपॉन टोटल इतने हैं, अपॉन टोटल इतने हैं। बात समझ रहे हो? फिर से ध्यान से सुनना, x के इतने मोल्स अपॉन टोटल, y के इतने मोल्स अपॉन टोटल, और z के इतने मोल्स अपॉन टोटल। इससे मुझे क्या मिलेगा? इससे मुझे फ्रैक्शन ऑफ मोल्स प्रेजेंट फॉर ईच ऑफ द कंपोनेंट्स x, y एंड z, ये मिलेगा। बोलो हाँ या ना। अब सवाल आपका ये आएगा कि सर हमें क्यों निकालना है x, y और z, हमें क्यों निकालने की जरूरत क्यों है, x, y और z ये फाइंड आउट करने की जरूरत क्यों है? तो इंपॉर्टेंट आपको ये समझना है, ध्यान से सुनना, आपको Kp1 और Kp2 निकालना पड़ेगा। K की वैल्यू क्या होती है बताओ? प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, सही बोला गलत बोला? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो मुझे इसकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, इसकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, इसकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, फेयर इनफ। आप बोलोगे हाँ, तो अब मैं ये तीनों की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ, मेरे को वैल्यू किसकी मिल जाएगी? Kp1 की। फिर जो सेकेंड इक्वेशन दिया ये वाला, इसको मैं सेम तरीके से करूँगा, फिर उसको डिवाइड कर लूँगा, मेरे को मिल जाएगी वैल्यू किसकी? Kp2 की, है ना। और दोनों का रेशियो मेरे को मेंशन्ड है, तो मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके 9.1 से इक्वेट करूंगा। ये लॉजिक है, और काफी लंबा सवाल है। सवाल आसान है पर बहुत ही लंबा सवाल है, और अब आपको लॉजिक समझ में आएगा सवाल का। देखो, इसका इक्वेशन, इसका जो कांस्टेंट है वो Kp1 है, इसका कांस्टेंट Kp2 है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन सबकी इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशंस पहले आपको निकाल के बता रहा हूं, फिर दोनों को डिवाइड करूंगा और उसको 9:1 से इक्वेट कर दूंगा, मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। बात गई भेजे में? क्यों? क्योंकि मैं सबको अल्फा के टर्म्स में लिख रहा हूं। अब आपको समझ में आएगा, देखना आपको समझ में आएगा। फॉर इक्वेशन 1 मैं ऐसा लिख रहा हूं, मतलब मैं बहुत डिटेल में लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। फॉर इक्वेशन 1 Kp1 विल बी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। क्या ये आप मेरे से सहमत हो इस बारे में? प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन, यस। Which means I will say alpha upon 1 plus alpha। कौन सा वाला? ये देखो y, alpha upon total, समझ गए क्या? alpha upon total, yes or no? ठीक है। into again alpha upon 1 plus alpha, ये भी ठीक है ना? upon 1 minus alpha upon 1 plus alpha, ये समझा कि बाउंसर गया? समझ में आया क्या? देखो, प्रोडक्ट टोटल कॉन्सेंट्रेशन,
मतलब दिस मच प्रेजेंट आउट ऑफ टोटल, क्लियर, प्रोडक्ट को कॉन्सेंट्रेशन, दिस मच प्रेजेंट आउट ऑफ टोटल, ठीक है, एंड रिएक्टेंट दिस मच प्रेजेंट आउट ऑफ टोटल, ये रहा टोटल, क्लियर कट। ये क्या लिखा आपने इक्वेशन 1 के लिए लिखा बच्चों Kp, इज दिस क्लियर? नाउ all of these terms have to be multiplied by the original pressure also, ये बात भी सही है, fair है, each of these terms has to be multiplied by the original pressure, that is P, मान लो ये, तो एक P1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये ओवरऑल हमारा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा द होल स्क्वायर, सॉरी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू P1, ये ऊपर P1 एक बचा हुआ है, ये मेरे को टोटल वैल्यू मिल रही है, बोलोगे ठीक है। अब सिमिलरली, अब मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा, अब आप समझ गए कि मैं इक्वेशन 2 को किस तरह लिखने वाला हूँ, समझ गए ना? इक्वेशन 2 को मैं किस तरह लिखने वाला हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना और समझना जरा, बोलोगे ठीक है सर। इक्वेशन 2 को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, A गिव्स 2B, A इनिशियली मेरे पास 1 था, 2B मेरे पास कुछ नहीं था 0, फिर जब A मेरे पास 1 माइनस अल्फा हुआ तो ये 2B कितना हुआ, अल्फा या 2 अल्फा, कितना हो गया 2 अल्फा, कितना हो गया 2 अल्फा, क्लियर हो गई बात। अब उसका भी मैं ये लिख लूँ आपके लिए, क्या बोलते हैं इक्वेशन, है ना, तो मेरे पास ये आ जाएगा 2 सॉरी, अरे यार पेन मेरे, हाँ पेन गड़बड़ है मेरा, हाँ, तो मेरे पास आ जाएगा 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा द होल इंटू P2 अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा द होल इंटू, है ना, ये P2 स्क्वायर रहेगा बिकॉज वो ये है पूरा, है ना, रेज टू 2 है ना, द होल थिंग इंटू द होल थिंग रेज टू 2 है ना, क्योंकि 2 अल्फा ये ऐसा था, तो मल्टीप्लाइड बाय जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसको क्या बनाते हैं अपन, पावर। अब आपको लगेगा ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा एक इक्वेशन बन गया, बट यू विल रियलाइज कि ये इसमें से काफ़ी सारा ये जो लास्ट का पार्ट है ना, पूरा डिनोमिनेटर का ये सब कैंसिल आउट होने वाला है, तो चिंता नहीं करनी है। बात समझ में आ रही है क्या? अब बस इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, मैं लिख देता हूँ इधर ही साइड में, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। आप दोनों को डिवाइड करके किससे इक्वेट करेंगे मेरे को बताना, 9/1 से, क्वेश्चन में दिया हुआ, पढ़ो, आपको यही दिया ना, KP1 और KP2 का रेशियो क्या दिया बच्चों, आपको दिया 9/1, तो मैं 2/1 नहीं 1/2 लेता हूँ, समझ गए क्यों? क्योंकि मेरे को KP1 to 2 का रेशियो दिया, 2 to 1 का नहीं, 1 to 2 का रेशियो दिया, है ना। अब तो इजी लग रहा होगा यार, अब मैं बाकी मेहनत भी नहीं कर रहा, मैं एज इट इज ही डिवाइड कर रहा हूँ, सामने देखना, ये ऐसे कर रहा हूँ, समझ गए ना, KP1 अपॉन KP2, ये, तो मुझे बताना कि ये पूरा पार्ट 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा कैंसिल, आप बोलोगे हाँ सही बात है ना। तो टेक्निकली आपके पास बचा ऊपर अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा द होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू P1 अपॉन 2 अल्फा द होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा द होल स्क्वायर इंटू P2, ये बचा, करके देखो, ऊपर एक P1 है, नीचे ध्यान से देखना, मैं एक P2 को कैंसिल करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि ये वाला पार्ट एक P2 से कैंसिल होगा, समझा, नीचे के एक दो जो है ना, नीचे एक P2 है, ऊपर स्क्वायर था, तो एक P2 उसमें से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 9:1, और ये जो 2 अल्फा द होल स्क्वायर था, यहाँ पे क्या था, 2 अल्फा द होल स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। चलो ये भी और डिटेल में लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ, 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा द होल स्क्वायर इनटू P2, ऐसा था, ठीक है। अब इजी, अब तो समझ में आ गया। तो दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 9/1, which means if I simplify my equation I will get
9/1 इज इक्वल टू P1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ P2. सो P1 बाय P2 इज इक्वल टू 9 4 जा 36, यानी कि 36:1 ऐसा ऑप्शन है मेरे पास. 36:1, यस, दैट इज ऑप्शन सी. बहुत ही बढ़िया सवाल है, मैथमेटिकली स्पीकिंग बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है. केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं इसको एवरेज, स्लाइटली हायर देन एवरेज बोलूंगा, क्योंकि थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी है. क्वेश्चन बड़ा सिंपल है. क्या करना है, सिर्फ दोनों का हमको केपी का वैल्यू निकाल के उसको रेशियो को इक्वेट करना है. रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 9:1. इज दैट क्लियर? यहाँ पे आंसर क्या आया आपका? 36:1. ओके, देन यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 3. नाउ तीसरा क्या बोलता है, देखो, एक गैस है 2Ab2, मतलब गैस है, उसके 2 मोल लिए Ab2 के, वो डिसोसिएट हो रही है Ab + B2 में. ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज x एंड इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1. ये भी फंडा है. देखो, ये फंडा ध्यान में रखना, बहुत बेसिक फंडा बता रहा हूँ. ये इन जनरल हर चैप्टर में काम आएगा, आपको कहीं पे भी काम आ सकता है. फंडा ये है, अल्फा को इग्नोर कब करने का, इग्नोर कब नहीं करने का, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और अपन ने भी थियरी में ये किया हुआ है. अल्फा को कब इग्नोर कर सकते, कब इग्नोर नहीं कर सकते. तो अल्फा की 2 पॉसिबिलिटी आप मान लो, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की 2 पॉसिबिलिटी है. एक, जब वो लेस देन, क्या, लेस देन 0.05 हो तो आप उसको कन्वीनियंटली इग्नोर कर लेना, और अगर वो 0.05 और मोर हो तो आप उसको इग्नोर मत करना. ठीक है, अब यहां पर वो आपको खुद बोल रहा है कि भाई बहुत छोटा है, मतलब वो इनडायरेक्टली आपको हिंट दे रहा है कि भैया उसको इग्नोर, 1 - अल्फा को आप 1 ही मान लेना, 1 - अल्फा को आप 1 ही मान लेना, ऐसा वो आपको बोल रहा है. बाकी क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन, क्योंकि आपको इक्वेशन दिया है. देखो बच्चों, पहले आप बताओ, क्या इस इक्वेशन को आप डायरेक्टली केपी के फॉर्म में लिख पाओगे क्या? तो आप बोलोगे सर मेरे को केपी के फॉर्म में क्यों लिखना है? तो भैया यहाँ पे देखो, वो यही तो पूछ रहा है, रिलेट द अल्फा विद द केपी, ये तो वो बोल रहा है. बात समझ में आ रही? हाँ. तो आपको सिंपली जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया वही सिमिलर लॉजिक यहाँ लगाना है, बट ये वाला लेंदी था, ये वाला कंपैरेटिवली शॉर्ट है. कैसे, जरा देखते हैं. ये मेरा इक्वेशन 2Ab2 गिव्स 2Ab + B2. सारे गैसेस हैं तो मुझे प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेस करना ही है. ठीक है, अगर मैं बोलूँ एट टाइम t = 0, मैं बोलूँ ये मेरे पास कितना है, 1 मोल है कि 2 मोल है? अभी देखना कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं. ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास 0 है. आप बोलोगे ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, ये मेरे पास 2 - अल्फा है. क्या है मेरे पास, ये 2 × 1 - अल्फा, क्या कर रहा हूँ, हाँ 2 है ना, 2 मोल है ना. तो 2 × 1 - अल्फा है, मतलब 1 मोल में से अल्फा निकलता है, तो 2 मोल का 2 × 1 - अल्फा हो जाएगा. और ये कितने होंगे बताओ, ये 2 अल्फा और ये अल्फा. सिंपल, आप बोलोगे सही है, फेयर इनफ है, 2 अल्फा और अल्फा. अच्छा, क्वेश्चन में जरा ध्यान देना, उन्होंने आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा नहीं बोलना है, आपको एक्स बोलना है, ऐसा बोला है. अच्छा, आप अल्फा लिख लेते तो भी कोई बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाता. ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि आप एक्स के फॉर्मेट में लिख के बताओ. हम बोले ठीक है, हम लिख देंगे एक्स के फॉर्मेट में भी लिख देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना. ओके, अब मुझे केपी लिखना. अब मेरे पास क्या नंबर ऑफ मोल्स है क्या? हाँ, क्या टोटल नंबर ऑफ मोल्स मैं निकाल लूंगा क्या? बस आंसर इजी है. टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा 2 - 2x + 2x + x, मतलब वो ब्रैकेट भी खोल दिया मैंने. -2x + 2x कैंसिल, 2 + x, ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स है. क्या ये भेजे में गया? बोलो हाँ या ना. 2 + x, हाँ ठीक है. और आखिरी चीज, मेरे पास टोटल प्रेशर कितना है? टोटल प्रेशर क्वेश्चन में दिया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ अपने मन से. टोटल प्रेशर कितना है? P. देखो टोटल प्रेशर कितना है, P दिया है. बस आंसर अभी आ गया. क्या करना है, सबको टर्म्स को रिलेट करना है केपी के टर्म्स में. तो केपी क्या बोलता है? केपी बोलता है सर भैया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. चलो लिखते जाओ,
कौन से प्रोडक्ट, कौन से रिएक्टेंट, माइंड यू स्टोइशियोमेट्री को ध्यान में रखते हुए लिखना। देखो 2ab प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट 2ab कितने थे 2x अपॉन कितने थे 2 + x इंटू p, समझा? उसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो मेरे पास ये जो प्रोडक्ट था AB ये कितना था, आप बोलोगे सर 2x था। आउट ऑफ टोटल कितना था 2 + x, ये उसकी कॉन्सेंट्रेशन हुई। और मेरे को हर टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। क्यों? क्योंकि मैं प्रेशर के टर्म्स में बता रहा हूं ना, तो हर एक का पार्शियल प्रेशर कैसे आएगा, राउल्ट्स लॉ क्यों याद दिलाया था कि आपको ओरिजिनल प्रेशर या टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करते रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो ये देखो 2x अपॉन 2 + x इंटू p है ना। अच्छा इसको स्क्वायर करने की जरूरत है या नहीं बताना, ये दिमाग लगाना है थोड़ा सा, बोलो। 2x अपॉन 2 + x इंटू p द होल स्क्वायर करने की जरूरत है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जरूरत है, क्योंकि यहां पर स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो क्या है बच्चों 2, तो स्क्वायर करने की जरूरत है। देखो ध्यान से, मैंने इसका ये लिखा, फिर से देखो, नहीं समझा ध्यान से देखो, कोई गाय नहीं है। AB का 2x मोल था, बोलो हाँ या ना। आउट ऑफ इतना मोल था, बोलो हाँ या ना। उसको मैंने टोटल इतने प्रेशर से मल्टीप्लाई किया, सही है। अब इस पूरे टर्म को मैंने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि मेरे पास स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो 2 था, स्क्वायर किया, ठीक है। अब मेरे को दूसरे प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में आप बताओ, B2 मेरे पास कितने थे, आप बोलोगे सर x, आउट ऑफ कितने थे 2 + x, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ, लेकिन यहाँ पर कोई स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो 1 है, तो स्क्वायर भी कुछ करने का नहीं, तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा x अपॉन 2 + x इंटू p, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। अच्छा डिनोमिनेटर में क्या आएगा, रिएक्टेंट्स, अब लिख लोगे, बोलोगे हाँ सर लिख लेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। 2 - 2x, देखो कितना आएगा 2 - 2x अपॉन 2 + x, ठीक है, द होल, हाँ इंटू p द होल स्क्वायर, ये हुई ना बात। कितना इजी है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, डरावना दिखता है, बहुत आसान चीज है। फिर से देखो 2, अरे कहाँ गया, 2 - 2x अपॉन 2 + x इंटू p द होल स्क्वायर। आपको लगेगा अरे बाप रे ये तो क्या है भाई, ये तो कितना कॉम्प्लिकेटेड, जबकि वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिकॉज जब आप ब्रैकेट खोलोगे आधे से ज़्यादा चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी। करके देखते हैं, इफ यू डोंट बिलीव मी, करके देखते हैं। तो KP इज इक्वल, अब ब्रैकेट खोलते जाओ, सब कुछ लिखते जाओ, 2x द होल स्क्वायर 4x स्क्वायर करो, ऊपर का ये देखो ना ध्यान से, 2x का स्क्वायर, मैं एक एक चीज का एक एक टर्म का स्क्वायर लिख रहा हूं, बिना घाई किए, बिना ज्यादा डेढ़ क्षण बने मैं लिख रहा हूं, ठीक है। आप बोलोगे ओके, p² इंटू x इंटू p अपॉन 2 + x। अब ध्यान से सुनना, यहां पर 2 + x का स्क्वायर था, यहां पर 2 + x था, तो 2 + x द होल क्यूब, समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा, फिर से देखो, यहां पर 2 + x का स्क्वायर था, यहां पे मल्टीप्लाइड बाय यहां पर भी 2 + x था, तो टोटल क्या किया 2 + x क्यूब कर दिया, सब डिनोमिनेटर में सही लिख दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें एलसीएम करना ही नहीं अपने को, अच्छी बात तो ये भी है, एलसीएम नहीं होता क्योंकि x का टर्म है ना अपना, ओके, अननोन का टर्म। अब यहां पर बताओ 2 - 2x इंटू p द होल स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिखता हूं, ध्यान से सुनना, 2 - 2x द होल स्क्वायर इंटू p², p को भी स्क्वायर किया, अपॉन 2 + x द होल स्क्वायर। अब कितना कुछ कैंसल आउट हो रहा है आप खुद देखना, देखो ये p² कैंसल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 लाइन है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर, गड़बड़ नहीं है मैथ्स में, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पर ये 2 + x द होल क्यूब, 2 + x 3 था ये यहाँ पे, वो मैंने पूरे 2 से काट दिया, तो एक बच गया, एक बचा, बहुत बढ़िया है ना। तो अब मैं सिंप्लीफाई हो रहा है, देखो मेरा इक्वेशन, हाँ सर ये देखो 4x² इंटू p अपॉन
2 प्लस एक्स, 4x स्क्वायर इंटू एक्स पी, सॉरी 4x स्क्वायर इंटू एक्स पी, मैं एक एक कर रहा हूँ, 4x क्यूब लिख लो, चलो 4x क्यूब लिख लो, 4x क्यूब पी अपॉन 2 प्लस एक्स, और 2 माइनस 2x द होल स्क्वायर का ब्रैकेट भी खोल लो। चलो एक मिनट देखते, पहले देखते हैं। हाँ, 2 माइनस 2x द होल स्क्वायर का ब्रैकेट भी खोल लें क्या? इसमें एक थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है। देखो, मैंने कहा था कि अगर ये बहुत ही स्मॉल है तो आप 1 माइनस एक्स को क्या मान लोगे? 1। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्मॉल है तो आप इसको कम इग्नोर कर रहे हो ना। 1 माइनस एक्स मतलब कि 1 में से इतनी छोटी वैल्यू माइनस की कि वो 1 ही है, ऐसा मान लिया। अब यहां पर मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या देखना? 2 माइनस 2x है, तो 2 माइनस 2x को मैं क्या मानूंगा? 2। आप बोलोगे ऐसा क्यों मानेंगे भाई हम? क्यों मानेंगे ऐसा? क्योंकि अगर 1 माइनस एक्स को मैं 1 मान रहा हूं तो 2 माइनस 2x को भी मैं क्या मानूंगा? 2, क्योंकि x की वैल्यू इतनी छोटी है कि ये उसमें से माइनस को मैं इग्नोर कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? क्या बोला? यस और नो? हाँ, तो ध्यान से सुनना जरा अभी, हाँ बहुत ध्यान से सुनना कि ये जो है ना 2 प्लस एक्स, इसको भी मैं 2 मान रहा हूं, और नीचे जो 2 माइनस एक्स था उसको भी मैं 2 मान रहा हूं, और ये 2 माइनस एक्स का क्या था यहां पे बताना? पूरा स्क्वायर था। ये बाकी सब तो कट ही गया था ना, वो नीचे से तो सब कट कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करना है बताओ? ये 4 और ये 2 स्क्वायर ये भी कैंसिल, विच मीन्स आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या बचा बच्चों? KP इज इक्वल टू एक्स क्यूब पी अपॉन 2। सही है, यही बचा, एक्स क्यूब पी अपॉन 2। और आपको वो किस टर्म्स में लिख के दिखाना था? आपको x को kp और p के टर्म्स में लिख के दिखाना था। ध्यान से सुनना, आपको x को kp और p के टर्म्स में लिख के दिखाना, विच मीन्स आई विल राइट x क्यूब इज इक्वल टू 2kp अपॉन p। समझे? x क्यूब इज, मेरा मैं कैमरा हटाता हूं दिखेगा, x क्यूब इज 2kp अपॉन p। ये भी सही है, 2kp upon p. This is kp, yeah, this is kp, and this is the value p. And now finally what happens? X is 2kp upon p the whole raised to 1/3. क्या किया मैंने? क्यूब रूट। ऐसा है ऑप्शन, 2kp upon p the whole raised to 1/3. Yes, that is your option. B is your correct answer. 2kp upon p raised to 1/3. ठीक है? अच्छा, अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा बहुत लग रहा है तो मैं आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान बना देता हूं। ध्यान से देखो, थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो यहां तक तो आई एम श्योर सबको समझ में आया। ये बताओ मुझे, समझा कि नहीं सबको? ये आप लोगों को समझ में आया बच्चों? यस? यहां पर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखो। आपको मैंने क्या बोला कि x की वैल्यू बहुत ही कम है 1 के कंपैरिजन, ये तो क्लियर है। तो ये जो 2 प्लस एक्स है ये भी 2 के बराबर है, ये भी 2 के बराबर है, और ये भी 2 के बराबर है, ये भी 2, सब 2 ही है बेसिकली। समझ गए? तो ये सारी वैल्यूज अल्टीमेटली कैंसिल होने वाली, बस ये कैच था। देखो, ये भी आपका 2 के बराबर है, ये भी 2 के, सब 2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि 2 प्लस वेरी स्मॉल वैल्यू इज इक्वल टू 2, 2 माइनस वेरी स्मॉल वैल्यू इज इक्वल टू 2। समझ गए क्या? बस ये लॉजिक आपको समझना है। इज इट क्लियर? यस? इस चैप्टर में मेनली जो न्यूमेरिकल है वो इसी फॉर्मूला, इसी फॉर्मेट पे बेस्ड है, बट दिक्कत कहाँ है कि यही ये जो डिवीजन वगैरह जो है ना एक्स और पी और केसी के टर्म्स में, उसको ध्यान से मैथमेटिकली करना है। ठीक है? जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे आएगा। चलो अगला देखें क्या बोलता है। अ वीक एसिड HA has Ka of 1 into 10 raised to -5. Ka मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट। If 0.1 mole of this acid is dissolved in 1 liter of water, the percentage of acid dissociated at equilibrium is closest to। ये तो बहुत आसान है यार। परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा है क्या? पढ़ो क्वेश्चन को, क्या पूछा है? परसेंटेज डिसोसिएशन। क्या आपको कॉन्सेंट्रेशन दी है बच्चा लोग? हाँ। क्या आपको Ka की वैल्यू दी है बच्चा लोग?
हाँ, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं अल्फा इज रूट ऑफ के ए बाई सी? क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, हाँ या ना? यस और नो? है ना? अल्फा इज रूट ऑफ के ए बाई सी, अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला पता है ना? अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट कैच कैसे समझना है, ध्यान से जरा देखना, ठीक है? ध्यान से देखना। अगर मैं ये बोलूं कि भाई ये इक्विलिब्रियम पे आपको एच ए, ये क्या एसिड था, ये क्या था, ये एच ए, तो आप बोलोगे ठीक है सर एच ए है, मान लिया। ये इसका डिसोसिएशन, क्या ये इसका डिसोसिएशन H प्लस और A माइनस के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है? अल्फा सॉरी आपको Ka की वैल्यू दी हुई है, Ka की वैल्यू दी हुई है ना? अब मैं अल्फा के टर्म्स में आपको ये चाहता हूं कि आप इसका आंसर मेरे को बताओ, सही बोल रहा हूं? अच्छा, तो आप मेरे को इसका टर्म्स किसके, अल्फा के टर्म्स में बताओ, सही है ना? तो ऐसा मान ले, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के ए अपॉन सी। अब के ए मुझे कितना दिया बोलो? अब बोलोगे सर 1 इंटू 10⁻⁻5। सी कितना दिया है? 10⁻1 दिया ना, 0.1 दिया ना। देखो ये घुमाने के लिए 0.100 बोल रहा है, वो है तो ये कितना 0.1 ही है ना। बोलोगे हाँ सही है। अब -1 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? +1। ये हो गया -4 का स्क्वायर रूट, ये हो गया 10⁻2 विच इज 0.01। और अब वो पूछ रहा है परसेंटेज, मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, खत्म। आंसर आ गया क्या? 1% है ऑप्शन, 1%। हाँ बी, यानी कि 1%, खत्म, इजीएस्ट। अच्छा, क्या मैंने कुछ नया फॉर्मूला यूज किया? नहीं। अगर एसिड है तो मैं अल्फा इज रूट ऑफ के ए बाई सी बोलूंगा, बेस है तो क्या बोलता, के बी बाई सी। किया ना इस क्वेश्चन में, इसके पहले वाले में भी किया ना। ये क्या, देखो फॉर्मूले मालूम है, चैप्टर सॉर्टेड है। नहीं पता, फॉर्मूले अप्लाई करते जाओ, सीखते जाओ, अप्लाई करते जाओ, सीखते जाओ। याद नहीं है तो अप्लाई कर करके सीख जाओगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना? चलो अगला सवाल देखें, क्या बोलता है। At 25 degrees Celsius, dissociation constant of a base is this much. The concentration of hydroxyl ions in 0.01 molar aqueous solution of the base. Similar फंडा, बट यहां पर अल्फा नहीं पूछा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, समझना, क्या पूछा है? अल्फा नहीं पूछा है, क्या पूछा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH। तो जरा इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट, एक थोड़ा सा फंडा लिखवाता हूं जो इस इन जनरल इस चैप्टर में आपकी बुद्धि को थोड़ा सा खोल देगा। बच्चों ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट समझ लेना, और बहुत सिंप्लीफाइड भाषा में कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूं, ठीक है? अगर सुनो क्या दिया है, अगर Ka या Kb, Ka या Kb दिया है, क्या, अगर Ka या Kb दिया है, यही टाइप का क्वेश्चन वो बनाएगा, उसके आगे वो क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, टेंशन मत लो। क्या बोला मैंने? अगर Ka या Kb दिया है तो वो दो ही चीज तुमसे पूछ सकता है, दो ही चीज तुमसे पूछ सकता है, या तो वो अल्फा पूछ लेगा, या तो H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पूछ लेगा। इसके आगे सवाल वो बनाएगा ही नहीं। क्या समझ में आया? तो ध्यान से सुनना, तो अल्फा पूछेगा या H प्लस और OH माइनस पूछेगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो हाँ या ना। मतलब इससे आसान भाषा में समझ ही नहीं सकते आप ये Ka Kb दिया है, इसके पहले वाले सवाल में Ka दिया था, बोलो हाँ या ना। अच्छा, फर्स्ट वाले सवाल में Ka दिया था, Kb दिया था, कुछ नया अपने मन से बना के नहीं बता रहा हूं। Ka Kb देगा, अल्फा पूछेगा, तो अल्फा पूछेगा देन यूज व्हाट, यूज अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ Ka बाई सी और अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ Kb बाई सी। समझ गए क्या? या तो Ka बाई सी या Kb बाई सी का रूट निकालो, आंसर आ गया। समझ गए? परसेंटेज पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर तुमसे उसने H प्लस
या OH माइनस पूछ लिया तब क्या करोगे? अगर तुमसे उसने H प्लस या OH माइनस पूछ लिया तब क्या करोगे? तब आप बोलोगे सिंपल कि भाई H प्लस या OH माइनस जो है वो सीधा सीधा रूट ऑफ Ka इंटू सी है। क्या है? बस मतलब ध्यान से सुनना, अगर अल्फा पूछा है और आपको Ka Kb दिया है तो आप Ka Kb बाय सी करोगे, डिवाइड बाय सी, और H प्लस OH माइनस पूछा है तो इंटू सी कर दोगे, बात खत्म, आंसर आ गया। समझे कि नहीं समझे? क्या बोलोगे? देखो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी बच्चों? रूट ऑफ Ka इंटू सी, और OH की कितनी रहेगी? रूट ऑफ Kb इंटू सी। समझ में आया क्या? Ka Kb और C दिया रहेगा तो या तो अल्फा पूछेगा तो डिवाइड कर देना, H प्लस OH पूछेगा तो मल्टीप्लाई कर देना। अब इसका आंसर आप मेरे को बता दो। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन मैंने कैसे निकालनी है? Kb इंटू सी का रूट। क्लैरिटी आई लाइफ में कि नहीं आई? आंसर आया कि नहीं आया? क्या Kb दिया है? बोलो, दिया है ना? क्या कॉन्सेंट्रेशन दिया है? बोलो, अरे बोलो हाँ या ना। कितना दिया है? देखो 1 इंटू 10⁻⁻12, और ये कितना दिया आपको बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2 है ना, 0.01 दिया ना बच्चा लोग ये। तो ओवरऑल रूट ऑफ 10⁻14 विच मीन्स 1 इंटू 10⁻7 विच मीन्स ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। कितना टाइम लगा? अगर आपको ये बेसिक, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं था तो अब याद हो गए, और ये फॉर्मूला याद है ना, ट्रस्ट में 10-10 सेकंड में आंसर निकालोगे। क्यों? क्योंकि वो लोग इतने अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, प्यारे लोग हैं नीट वाले, कि वो आपको कैलकुलेशन ऐसा वाला देते। देखो रूट ऑफ 1, रूट ऑफ 4, अच्छे लोग ऐसा सवाल देते। इसके पहले वाले में भी दिया था, देखो रूट ऑफ 1 ही दिया था ना अपने को घूम फिर के। वो इजी कैलकुलेशन देगा, चिंता नहीं करनी। इज दैट क्लियर? बढ़िया। अगला सवाल देखें, बताओ क्या क्या दिया है, खुद जज करो। देखो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ दिस इज व्हाट? एसिड, विच मींस इसका Ka का वैल्यू दिया है, आप बोलोगे ठीक है। H प्लस का वैल्यू दिया इतना, तुमको पता है H प्लस इज रूट ऑफ Ka इंटू सी, तुमको H प्लस का वैल्यू दे दिया, Ka का वैल्यू दे दिया, और कॉन्सेंट्रेशन, अरे भैया C पूछा है, मजाक चल रहा है, समझे कि नहीं समझे? उसको क्वेश्चन यही बनाएगा वो, मैं तुमको बता रहा हूं। देखो इतने अब तक तो ऐसे देख ही लियो ना, समझ गए हो कि वो क्या बनाता है। चलो फटफट सॉल्व करेंगे। क्या बोला मैंने, बताओ? H प्लस का वैल्यू कितना बचा लोग? रूट ऑफ Ka इंटू सी, बरोबर है कि नहीं? तो H प्लस का स्क्वायर कर लो। क्या कर लो? H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर विल बी Ka इंटू सी, तो C विल बी H प्लस का स्क्वायर अपॉन Ka। समझे कि नहीं समझे? क्या किया मैंने पहले दोनों साइड को स्क्वायर किया ताकि स्क्वायर रूट का साइन निकल जाए। C मेरे को चाहिए था, ये मेरे को आंसर। अब मुझे क्या मतलब, मजाक तुमको यार, बताओ 3.4 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन, अच्छा द होल स्क्वायर है। हाँ अब देखो इसमें मैं स्मार्टली कैसे काम कर रहा हूँ, तुमको भी स्मार्टली करना है। मैं इसको 2 बार लिख रहा हूँ। अब आप पूछोगे क्यों लिख रहा हूँ, अभी समझेगा स्मार्टली काम करने का मतलब क्या है। नीचे क्या आ रहा है? 1.7 इंटू 10⁻5 दिया ना। हाँ नाउ अंडरस्टैंड दिस। क्या 17 2 34 होता है? हाँ आंसर आ गया यार। हाँ ऊपर देखो क्या है, हाँ बोलोगे सर ऊपर है 6.8, 2 इंटू 3.4, 6.8 इंटू 10⁻8 ऊपर था, नीचे 10⁻5 था, तो ओवरऑल ऊपर ये ऊपर चला गया, तो 6.8 इंटू 10⁻3 दैट इज योर आंसर, विच मीन्स ऑप्शन डी। मार्क करो, आगे बढ़ो। कितना इजी, बढ़िया। अच्छा ये नेक्स्ट वाला सवाल स्टार मार्क करना,
क्योंकि ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस का सवाल आप मान सकते हो बहुत हाईली एक्सपेक्टेड है और बहुत बार आया है और बहुत बार आएगा। ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज बोथ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस। अब ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट अगर याद नहीं है तो कॉन्सेप्ट फटक से जरा ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट को समझ लो। ब्रॉन्स्टेड बाबा हमारे लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना इसको अपन, ठीक है। ये क्या बोल के गए थे कि एसिड और बेस को आप कैसे जज करते हो। तो ये बाबा जी बोल के गए थे हमारे कि बॉस एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर है, क्या है, और बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, क्या है। एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन निकालेगा, यानी H+, प्रोटॉन बोले तो H+, हाँ, और बेस बोले तो प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। इसका मतलब लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड और बेस दोनों उस चीज को माना जाएगा जो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सके और डोनेट भी कर सके। क्लियर है क्या बोला, ध्यान से सुनना। मैं किसको एसिड और बेस दोनों मानूंगा, यही सवाल पूछा है ना, बोथ एसिड एंड बेस, समझे क्या, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। अच्छा, अगर ये समझ गए तो आंसर तो ऑब्वियसली आ गया होगा, बट फिर भी मैं आपको फिगर आउट उसको स्ट्रक्चर करके, आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है वो करके बता देता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रहे। ऐसा नहीं कि बस आंसर मार के आगे बढ़े। HCO3 माइनस में मैं चाहूं तो एक प्रोटॉन, अच्छा इसको बीच में लिखता हूं, हाँ, HCO3 माइनस में से मैं चाहूं तो उसमें से एक प्रोटॉन निकाल के उसको CO3 2 माइनस कर देता, मतलब हाइड्रोजन हटा देता उसमें से, या उसमें एक हाइड्रोजन ऐड करके उसको एसिड बना देता H2CO3। क्लियर, तो दोनों काम हो सकते थे, ए में तो दोनों काम हो सकते थे। अच्छा, NH3 में अगर मैं चाहता तो उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के उसको NH2 माइनस बनाता, समझे क्या, एक हाइड्रोजन कम करता, लेकिन एक हाइड्रोजन उसमें ऐड भी तो कर सकता था अमोनियम बनाने के लिए। इफ यू आर कंफ्यूज, अगर आप में से किसी को आपको कंफ्यूजन है तो भैया यहां पर लोन पेयर है, मत बोलना, नाइट्रोजन है। तीसरा वाला आप बता दोगे भैया HCl है, आप बोलोगे सर देखो HCl जो है ये Cl माइनस तो दे देगा, पर एक्सेप्ट कहां से करेगा, ये ब्रॉन्स्टेड, हाँ, तो आंसर क्या आया, सिंपल। अगर HSO4 की कंफ्यूजन है, HSO4 की क्यूरियोसिटी है, कौतूहल है मन में, तो वो भी क्लियर कर लेते हैं। SO4 2 माइनस, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, एक हाइड्रोजन एक प्रोटॉन डाल दिया, क्लियर हो गया क्या। अच्छा, अगर आपको कोई सब्सटेंस दिया है तो कौन सा वाला है जिसमें दोनों पॉसिबिलिटी नहीं बनी, एक ही है ना, ये तो मार्क किया हमने, नॉट ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस बोथ। अच्छी बात ये समझो, अच्छा बात ये समझो, आपको एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपको एक सब्सटेंस दिया और बोला कि उसका बेस बनाओ या एसिड बनाओ, तो आप कैसे करोगे। आपको अगर उसका बेस बनाना है या उसका एसिड बनाना है, कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं उसको, तो भैया अगर एक सब्सटेंस दिया और उसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो उसमें से हाइड्रोजन निकाल के चेक करना। जैसे इसमें से ये है ना, इसमें से हाइड्रोजन निकाल के मैंने ये बनाया, तो इसको एसिड मानूंगा, ये उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। क्लियर, और हाइड्रोजन ऐड करके चेक करूंगा तो कॉन्जुगेट एसिड। सिंपल सिंपल बात है, ठीक है। मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट, सिर्फ H+ को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मैं कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस बना लूंगा, इसीलिए ये बताया क्योंकि अगले सवाल में वही आ रहा है। चेक करो, अब आप बता पाओगे क्या। कॉन्जुगेट बेस फॉर H2O एंड HFR, मैंने बेस बनाना है, ध्यान से सुनना, इसको बेस बनाना है, मतलब इसका बेस बनाना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, इसका बेस बनाना है, मतलब जो सब्सटेंस है वो कैसा है, वो एसिड है। अच्छा, तुमको सवाल में लिख के दिया वैसे तो, और एसिड का काम क्या होता है, प्रोटॉन को बाहर फेंकना, डोनर है ना, डोनेट करा ना, तो तुम इसमें से प्रोटॉन निकाल के चेक करो, जो बचा वो बेस है। आंसर आ गया, ये क्या, चेक कर लो, H2O विल गिव यू H+ प्लस OH माइनस, तो ये तुम्हारा आंसर है, और HF विल गिव यू H+ प्लस F माइनस,
तो ये तुम्हारा आंसर है, मतलब OH माइनस और F माइनस आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, और ये देखो इस चैप्टर में से ना मैं आपको ये बता दे रहा हूं, एक ना एसिड बेस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन होगा गारंटीड, या तो ब्रॉन्स्टेड या लुईस या अरेनियस, ठीक है। और दूसरा एक न्यूमेरिकल टाइप होगा, या तो KB वाला जो स्टार्टिंग में बताया, या आगे अभी बताऊंगा PH POH वाला। इसके अलावा इस चैप्टर में से कुछ नहीं आने वाला। तुम ये 3 कॉन्सेप्ट ढंग से करके जाओ, तुम्हारे चांसेस ऑफ क्रैकिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक के सारे सवाल इंक्रीज एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। अब सवाल बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड्स इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज अ लुईस बेस। इनमें से कौन लुईस बेस की तरह काम करेगा। मैंने कॉन्सेप्ट क्या सिखाया आपको लुईस बेस में, बेस इज लोन पेयर। लुईस बाबा बोल के गए, देखो मैं बेस की जगह गधे सा बाबा लिखने जा रहा था, हाँ। लुईस बेस इज लोन पेयर दोनों, तो सिर्फ इतना। अच्छा, हमने केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में क्या है, हमको ये सारे लिखने आते हैं। BF3 बोरॉन 1 2 3, बोरॉन का ग्रुप 13 का एलिमेंट है, 3 ही बॉन्ड हो सकते, मतलब लोन पेयर नहीं है, तो ये तो लुईस एसिड हुआ, ठीक है। PF3 फॉस्फोरस 1 2 3, लेकिन फॉस्फोरस ग्रुप 15 का है, एक लोन पेयर है, तो आंसर तो मिल गया, लेकिन बाकी चेक कर लेते ना, 2 सेकंड लगेगा। कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिए, कोई बचा, कुछ नहीं बचा। सिलिकॉन ये भी ग्रुप 14 का, 4 बॉन्ड बना लिए बेटा। बच्चा लोग बोलो हाँ या ना, फटाफट आंसर आ गया आपको। आंसर क्या आया, PF3, मार्क करो, आगे बढ़ो। कितना मस्त मजेदार सवाल, एकदम बढ़िया, ठीक है, ओके। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इसको 5 स्टार करना बहुत बढ़िया सवाल है, डायरेक्ट NCERT से है, डायरेक्ट NCERT से है, डायरेक्ट NCERT के दिए हुए लाइन का एप्लीकेशन है, सीधा सीधा सवाल है, एकदम बढ़िया। और ये फैक्चुअली NCERT में दिया हुआ है, ये सीधा सीधा किसमें, फैक्चुअली NCERT में दिया हुआ है। ये है HClO4। HClO4 बहुत स्टेबल नहीं होता, बट इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। बाय द वे HClO4 का नाम क्या है, परक्लोरिक एसिड नाम है। HClO4 का नाम क्या है बच्चों, क्या नाम है, परक्लोरिक एसिड। सर क्या हमको ये रट्टा मारना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। मैंने आज तक आपको रट्टा मारने के लिए हार्डली कभी कुछ बोला है, रटने की कोई जरूरत नहीं। देखो 2 सेकंड में समझेंगे। HClO, HClO2, HClO3, HClO4। तुम्हारा P ब्लॉक का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, देख लेना, P ब्लॉक में ये सवाल आता है। HClO, O2, O3, O4, ठीक है। स्ट्रक्चर बना लो, OH में एक क्लोरीन लगा दो। क्लोरीन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 बॉन्ड बनाया सर, तो 3 लोन पेयर। समझ गए क्या, क्योंकि क्लोरीन में बाहर 7 होते हैं ना, समझ गए होगे। यहां पर बताओ क्लोरीन कितने ऑक्सीजन बनाने, 2। एक तो यहां बना दिया OH में। अच्छा सब में ऐसे ही बना दूं क्या, तो देखो अभी आपको समझ जाएगा कि कितने आप 4 सेकंड में 4 एसिड बनाते हो, और एकदम कायदे से। देखो डबल बॉन्ड, कितने लोन पेयर बचे, 2। अब यहां पर डबल बॉन्ड हो, कितने लोन पेयर बचे, 1। यहां पर देखो डबल बॉन्ड हो, लोन पेयर बचा ही नहीं। इजीली बना लिया स्ट्रक्चर, गिनते जाओ। देखो HClO4, 4 ऑक्सीजन, आप बना लो ना, स्ट्रक्चर करेक्ट ही बनने वाला, टेंशन ही नहीं। अच्छी बात यह है कि आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में, अब वो जो सवाल पूछेगा, कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, सब बता लोगे आप, सही है। अच्छा नाम भी सुन लो, अब इतना सब लिख लिया तो नाम भी लिख ही लो भाई। इसका नाम है हाइपोक्लोरस। क्या नाम है, क्या नाम है, हाइपोक्लोरस। इसका नाम है क्लोरस, इसका नाम है क्लोरस। इसका नाम है क्लोरिक एसिड, और ऑब्वियसली इसका नाम है परक्लोरिक एसिड। समझ गए क्या। और ये NCERT में सीधी सीधी लाइन दी हुई है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स दैट एग्जिस्ट ये है, जबकि इसको आइसोलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि काफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हाईली रिएक्टिव है। समझ गए क्या, है कि नहीं। अच्छा अगर आपको ये याद नहीं, आप बोलोगे सर हमने रटा नहीं, हमको फैक्चुअली नहीं पता, हम जज कैसे करें, हमको दिमाग लगाना, तो दिमाग लगाना भी सीख लो भाई, 2 सेकंड लो, दिमाग लगाना भी सीख लो। आप क्या करो, सीधा सीधा सेंट्रल एटम का ये निकाल लो, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का -2 होता है, तो इसका हो गया +6,
इसका होता है अगेन ऑक्सीजन का -2 होता है, तो इसका हो गया +5। इसमें देख लो ऑक्सीजन का -2 होता है, इसका हो गया +7 और इसमें हो गया ये +4। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर मतलब सबसे अच्छा एसिड, बात खत्म। अगर आपको कहीं ऐसा कंफ्यूजन हो तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर मतलब सबसे बढ़िया एसिड। क्या ये बात भेजे में घुसी? साथ साथ ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। यस। अगला वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू, अरे क्या सवाल। अच्छा आप देखोगे आपको ये समझेगा, वो लोग ने यहाँ पे सब मोस्ट लाइकली एज लुइस बेस, यहाँ क्या पूछा है? लीस्ट लाइकली एज लुइस बेस। मतलब आप आंख बंद करके मार्क करोगे ना, आंख बंद करके, तो भी मार्क गलत नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये इतनी बार किया केमिकल बॉन्डिंग, 112 क्वेश्चन की केमिकल बॉन्डिंग है, इतनी बार कर लिया। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बैंगन आलू गाजर इन थैली है ना, ग्रुप 13 3 है, तो 3 है तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट है मतलब लुइस एसिड है, क्योंकि और एक्सेप्ट और लोन पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन देगा, वो राजपाल यादव की तरह जो ये 6 करेगा और ले लेगा, है ना। मैं कल ही उसकी पिक्चर देख रहा था यार, मस्त, क्या कॉमेडी मतलब जो होता है। नेक्स्ट वाला ये बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या ये पूछने जैसा क्वेश्चन है यार? क्या ये पूछने जैसा क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम। थोड़ी सी अगर कॉमन सेंस लगा लोगे तो शायद 3.5 पौने 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कार्बन ग्रुप 14, ग्रुप 14, ग्रुप 13, ग्रुप 15, किसमें कमी होगी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की? बोरॉन पुराना गरीब है, पुराना खिलाड़ी है कि नहीं? गरीबी के मामले में किसमें होगी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी? अरे बोरॉन में होगी। इनफैक्ट इसका एक डिटेल्ड BH3 ट्वाइस का हमने डिटेल्ड स्ट्रक्चर बनाया था B2H6 के नाम से, याद आ रहा होगा, डाइबोरेन, जिसमें मैंने आपको बनाना बॉन्डिंग और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और वो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लाउड के बारे में बताया था। एक बहुत बढ़िया सवाल इसका केमिकल बॉन्डिंग में आया, याद हो तो, कि बोरेन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन डाइबोरेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये सवाल बहुत बढ़िया आया था, याद कर लेना, रिवाइज भी हो गया। समझ गए क्या है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला वाला देखो, अगेन ये भी बहुत सिंपल है यार। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल एक्ट एज लुइस एसिड। क्या एसिड मतलब लोन पेयर चाहिए कि नहीं चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लोन पेयर होगा तो बेस है, लोन पेयर नहीं होगा तो एसिड है। क्या आंसर है? मतलब आंख बंद करके आंसर बता दो यार, क्या आएगा बोलो? कौन बनेगा लुइस एसिड यार? कौन होगा? किसके पास कमी है? किसके पास भज्जर गरीबी मची हुई है? बोरॉन, हमारा एक गरीब। ठीक है, आप बोलोगे सर आप तो बोरॉन की बेइज्जती कर रहे हो यार। अरे है बेइज्जती के लायक है। पक बैंगन कौन खाता है बे? आलू गाजर ठीक है, बैंगन आलू गाजर में से बैंगन वैसे भी नहीं खाना है, भगाओ इसको। ठीक है, अब अच्छा ध्यान से देखो, जोक सपाट ध्यान से देखो बच्चों। ये जो बोरॉन है इसने क्या किया? सेम वही फंडा था ना, बोरॉन के 3 बॉन्ड हो गए, लोन पेयर नहीं बचा, खत्म। बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, क्या होगा ऑक्सीजन के ऊपर? 2 प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर लाल टीके, यानी कि लोन पेयर आए कि नहीं? यहाँ पे फॉस्फोरस ग्रुप 15 का एलिमेंट आया कि नहीं? लोन पेयर आया कि नहीं? यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आया, 2 बिंदी आया ना, तो आंसर क्या आया? ऑप्शन ए, खत्म। ठीक है, अगला सवाल देखो। ऐसे बड़े बड़े सवाल, आसान आसान जवाब, है ना। बड़े बड़े सवाल छोटे छोटे जाओ, बड़े बड़े छोटे छोटे, एक नंबर। चलो क्या बोलता है? पीएच है और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है, इनके रिलेशन में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा? गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। मैं क्या बोलता हूँ बार बार? ट्रू फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट, है ना, ऐसे बोलता है ना। तो हर लाइन को रीड करने के बाद अपने दिमाग में याद दिलाने का, गलत वाला मार्क करना है, गलत वाला मार्क करना है, गलत वाला मार्क करना है, ऐसे याद दिलाना। नहीं तो इसमें सब आते हुए भी गोची करोगे। ट्राई करो, देखो। Which of the following statements about pH and H+ ion concentration is incorrect? Addition of 1 drop of concentrated HCl in NH4OH in NH4OH solution
विल रिजल्ट इन और विल डिक्रीज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। क्या ये बात सही है? हाँ ये बात सही है। तुम HCl डालोगे, NH4OH क्या था? ये बेस था, तुम उसमें HCl डालोगे तो थोड़ा सा एसिड की तरफ आएगा, तो ये तो सही बात है। हमें एक सही बात मार्क नहीं करनी, हमें क्या मार्क करना है? गलत बात मार्क करनी, समझे कि नहीं? अच्छा, दूसरी सेंटेंस सुनो। अ सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड एंड NaOH हैज अ pH ऑफ 7। कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है, इसको मैं मार्क कर लेता हूं। अब इसको मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। क्या एसिटिक एसिड वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चा लोग? एसिटिक एसिड महा वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि भाई ये ऑर्गेनिक एसिड है। क्या तुम एसिटिक एसिड खाते हो? हाँ, विनेगर अचार में डालते हैं हम, चाइनीज फूड में डालते हैं ना विनेगर, सिरका खाते हैं हम। तो अगर स्ट्रॉन्ग होता तो थोड़ी हम खाते, पागल थोड़ी है कि नहीं? और NaOH कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH कैसा है पता है अपने को? कैसा है? बहुत ही, बोलो हाँ या ना, कैसा है बच्चों? स्ट्रॉन्ग बेस। तो भैया जब स्ट्रॉन्ग बेस है तो pH बेसिक की तरफ रहेगा कि न्यूट्रल आ जाएगा? जब बेस स्ट्रॉन्ग है तो pH कैसा रहेगा? टुवर्ड्स बेसिक। लेकिन ये तो बोलता है 7 तो न्यूट्रल होता है, भग कैंसिल, गलत है। तो इसलिए गलत स्टेटमेंट को मार्क कर दिया। अच्छा मुझे बताओ, pH ऑफ प्योर न्यूट्रल वाटर इज नॉट 0। सही बात है ना? एब्सोल्यूट 0 तो होता नहीं है। 10⁻⁻14 के रेंज में हम लोगों को आयंस की कॉन्सेंट्रेशन मिलती है ना, मिलती है कि नहीं? मतलब उसमें H+ और OH- प्योर न्यूट्रल वाटर जो होता है उसमें H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एग्जैक्ट 0 तो नहीं होती, थोड़ी सी तो रहती है कि नहीं? हमको ये तो पता है, हमको ये बात मालूम है। और आखिरी चीज क्या था? A cold and concentrated H2SO4 has lower than a dilute solution. Of course, concentrated में ज़्यादा H+ है भाई, concentrated में ज़्यादा acidic है तो lower this thing है, of course। उसमें क्या है ना? तो आंसर क्या है? 14 का ऑप्शन बी। ये तो बहुत आसान है, अभी मैंने बताया ना तुमको जो सब्सटेंस दिया है उसका क्या बनाना, ध्यान देना। इसमें देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बट इसमें गलती आपकी यही होगी। घाई मत करना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, सोचना। कॉन्जुगेट एसिड चाहिए, ये खुद बेस है। ये खुद क्या है? ये खुद बेस है। बेस का काम क्या है? प्रोटॉन देना, एक्सेप्ट करना, प्रोटॉन लेना। तो ये प्रोटॉन लेगा, तो प्रोटॉन लेगा तो क्या बनेगा? प्रोटॉन लेना तो प्रोटॉन लेगा, मतलब क्या बनेगा? खत्म। अब ये आपको ऐसा लगेगा कि सर आप इतना ऐसे क्यों बता रहे हो छोटे बच्चे की तरह, बट ट्रस्ट मी आप यहीं पर गलती करोगे घाई करके। इसलिए नहीं करनी है घाई ऐसे क्वेश्चन में। जो बहुत आसान लगता है उसमें थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में +4 का -1 नहीं कराना है बच्चों को। इज दैट क्लियर? क्योंकि तो ये तो फ्री के मार्क हैं, इसमें गलती करोगे तो फिर तो नाक कटा दोगे यार मेरी, है कि नहीं? चलो ये वाला बताओ। 16th, इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने मिलेगा। छोटा बट इंपॉर्टेंट सवाल, छोटा बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, छोटा कॉन्सेप्ट बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस, उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, वीक होगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, एंड वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा का मतलब समझते हो ना? अगर एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। अब सवाल क्या पूछा है बोलना, सवाल क्या पूछा है? हमको कॉन्जुगेट बेस कैसा चाहिए बच्चों? कॉन्जुगेट बेस हमको स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, मतलब उसका करस्पॉन्डिंग एसिड कैसा चाहिए था? सबसे नल्ला फालतू एसिड, सबसे फुद्दू एसिड हमको चाहिए था। जिसका एसिड सबसे वीक होगा उसी का बेस सबसे स्ट्रॉन्ग होगा गोचू बच्चों। जिसका एसिड सबसे वीक होगा, बरोबर बोल रहा हूं, उसी का बेस सबसे
स्ट्रांग होगा, सही ना? मुझे सबसे स्ट्रांग बेस ढूंढना है ना, तो मैं क्या करूंगा, हर एक का करस्पॉन्डिंग एसिड बना के देखूंगा और बोलूंगा कि सबसे वीक जो एसिड था ना उसी का बेस स्ट्रांग है। बता दो, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड, सबसे घटिया एसिड कौन सा है? एसिटिक, सबसे वीक। एसिटिक सबसे वीक है तो उसका बेस सबसे स्ट्रांग है। जो एसिड सबसे वीक उसका बेस सबसे स्ट्रांग। समझा कि नहीं समझा? सो व्हेन आस्क्ड टू कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, जस्ट मेक द करस्पॉन्डिंग एसिड और बेस एंड चेक देयर स्ट्रेंथ्स। समझ में आया? नहीं समझा तो देखो, यहां पे नहीं समझा तो देखो, फिर से देखो। HNO3 तुम्हारा A है, बोलो हाँ या ना। HCl तुम्हारा B है, H2SO4 तुम्हारा C है और एसिटिक एसिड तुम्हारा B है, बोलो गधे बच्चों हाँ या ना। इसमें वीकेस्ट कौन है? ये कौन है? ये वीकेस्ट है, ये सबसे वीक है। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग बेस है वो सबसे स्ट्रांग है, वो सबसे स्ट्रांग है। सीधी बात है, समझ आ गया क्या? अच्छा, अगर मैं उल्टा पूछ लेता तुमसे, वीकेस्ट बेस पूछता तो तुम क्या बोलते? तो बोलते सर ये एसिड सबसे स्ट्रांग है तो इसका बेस सबसे वीक होगा। सीधी बात है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात? इजी हो गया। चलो बताओ फटाफट अगला सवाल है। ओए सब बताओ। Hydride ion H minus is stronger base than its hydroxide ion. Which of the following reactions will occur if sodium hydride, that is NaH, is dissolved in water? अब सवाल ये है, ध्यान से सुनना, वो पहले एक बात डिक्लेयर कर रहा है आपको। क्या डिक्लेयर कर रहा है? कि H माइनस जो है ना वो OH माइनस से बेहतर बेस है। H माइनस है जो वो OH माइनस से बेहतर बेस है। जो बेहतर बेस है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा जल्दी जल्दी। मैं बैठ, समझो तुम और मैं बैठे, तुम और मैं बेटर बेस हूं। मैं क्या हूं? बेटर बेस हूं मैं, ठीक है? मैं हूं बेटर बेस, ठीक है? आप हो खराब बेस और यहां बैठी है बेबी, और बेबी को बेस पसंद है। लेकिन बेबी को कौन सा वाला बेस पसंद? तुम वीक वाला या मैं स्ट्रांग वाला? मैं ऑफ कोर्स यस, बट उसको फटाफट रिएक्ट करना है तो वो स्ट्रांग बेस को प्रेफर करेगा। सीधी बात है। अब यहां पर ये वो हिंट दे रहा है आपको कि भैया H माइनस यानी हाइड्राइड जो है वो बेहतर बेस है, यानी जब पानी एसिड की तरह काम करेगा ना तो H माइनस रिएक्ट करेगा फटाफट और OH माइनस रिएक्ट नहीं करेगा उसके साथ। पानी के साथ OH माइनस रिएक्ट नहीं करेगा, H माइनस रिएक्ट करेगा। बात समझ में आई क्या? समझो, वो ये बोल रहा है कि भैया पानी, अच्छा वाटर जो है, अच्छा पानी कैन फंक्शन एज एसिड एंड बेस बोथ। क्यों? क्योंकि इसके पास तो H प्लस भी और OH माइनस भी है। हाँ, अब वो बोल रहा है इसके पास चॉइस दी ना तुमने, ये दो बेस की तुमने चॉइस दी, पानी एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो पहली बात तो ये है कि भैया यहां रिएक्शन होगा, यहां रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर हुई बात? ये गई भेजे में, क्योंकि उसको चॉइस दी गई है, पानी जो है ये एसिड है, यहां पर मान लो, तो इसमें से और इसमें से किसको चुनेगा? वो इसको चुनेगा। अब सवाल वो आपसे सिंपल सा कर रहा है कि इन चारों में से कौन सा वाला रिएक्शन होगा। सवाल भेजे में घुसा कि नहीं घुसा, पहले ये बताना। सवाल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। बात क्लियर हुई? अब एक बार ये समझ में आ गया कि भाई रिएक्शन होगा, किसके साथ होगा, तो अब ये जज करना है कि कौन सा वाला रिएक्शन होगा। बात क्लियर है? अब ए ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखो, ए ऑप्शन, तो उसमें गलत क्या है? ए ऑप्शन में आप देखो तो आप बोलोगे कि उसमें गलत क्या है मुझे बताना। तो आप बोलोगे बॉस ए ऑप्शन में पानी जो है उसका तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, H2 का तो H2 ही रहा। ठीक है, गलत हो गया। अब बी और सी में से मेरे को जज करना है। अब बी में H माइनस ये, अब इसने क्या किया, इसके H प्लस को ले लिया और H2 बना दिया। बेस का काम क्या था? प्रोटॉन एक्सेप्ट करना, वाटर पानी से ले लिया प्रोटॉन, तो आंसर आ गया। बोलो है कि नहीं? H प्लस और H माइनस बना मिला के क्या बना दिया? H2।
और पानी से प्रोटॉन लेके उसमें से OH को छोड़ दिया, तो आंसर क्या आया? अरे समझे कि नहीं समझे? यस, सीधी बात है। OH के साथ नहीं करेगा, ये तो उन्होंने पहले स्टेटमेंट में बोला। अगर मैं होता थोड़ा कमीना टीचर तो मैं पहली लाइन नहीं लिखता और एक ऑप्शन में OH और H2O का रिएक्शन करके बताता तुमको कंफ्यूज करने के लिए, समझे? तो इसमें तुमको ये पता होना चाहिए कि H- जो है वो बेहतर बेस है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ रही क्या? यस, बढ़िया। ओके, ये तो बताओ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ दी सब्सटेंसेस विल बी बेसिक। ये तो बहुत इजी है यार। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसका 0.1 मोलर सॉल्यूशन बेसिक होगा बच्चों? 0.1। अच्छा, 0.1 मोलर, यहां पर एक शब्द इन्होंने लिखा नहीं, बट आप मान के चलना कि एक्वस सॉल्यूशन। क्या मान के चलना? किसकी बात कर रहे वो एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। आप एक्वस सॉल्यूशन मान के क्या करो, इनकी क्या कर लो, स्प्लिटिंग कर लो, है ना? तो पहले वाला मैं बताता हूं आपको, चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं इनको। सोडियम बोरेट, क्या करेंगे? सोडियम बोरेट, तो ये तो इजी है, सोडियम बोरेट। अगर आपको मतलब इतनी बेसिक नॉलेज भी अगर समझो गड़बड़ है कि सर इसमें से क्या बनेगा मुझे मालूम नहीं, तो जहां जहां ATE है, मैंने आपको मतलब बहुत पहले ये सिखाया हुआ है कि IC एसिड हटाओ और ATE लगाओ। ऐसा कुछ याद आ रहा है? मैंने कहा था सॉल्ट बनाते वक्त IC एसिड हटाओ और ATE लगाओ, है ना? सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट, समझ गए? तो बोरेट नहीं समझ में आ रहा तो बोरिक एसिड से आएगा, इतना तो समझ गए होगे। इतना तो कोई मतलब बेसिक बात ये समझ गए होगे आप लोग। और NaOH, सोडियम से क्या आएगा? NaOH, समझ गए कि नहीं आए? अच्छा मुझे बताना, ये NaOH जो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है? ये वीक एसिड है, बोलो हाँ कि ना? NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है? वीक एसिड। और यही तो वो आपको पूछ रहा है, कौन सा वाला बेसिक होगा भैया? जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो आंसर आ गया, खत्म। बट बाकी सब क्यों गलत है मैं आपको वो भी क्लैरिफाई करके देता हूँ, ताकि आप फिर रटो नहीं, आप समझो कि क्या लॉजिक से सॉल्व कर रहे हैं सर, और आपको क्या लॉजिक से सीखना है। ठीक है, लॉजिक सीखो। कैल्शियम नाइट्रेट बता दो बच्चों, आप अभी बता पाओगे कैल्शियम नाइट्रेट? आप बोलोगे हाँ सर, कैल्शियम नाइट्रेट यानी कि CaOH ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड। यस, आपको मालूम है कि नाइट्रिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो एसिड की तरफ जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? बेस की तरफ जाने वाला क्वेश्चन जा रहा है क्या दिमाग में? बोलो यस बच्चों। तीसरा क्या है? अब आप समझ गए होगे, NH4Cl। अब बोलोगे यहाँ पे बनेगा HCl प्लस NH4OH, यानी कि ये भी आपका देखो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये भी नहीं चाहिए मुझे स्ट्रॉन्ग बेस वाला आंसर चाहिए था। और सोडियम सल्फेट तो आप समझ ही गए होगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग, सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, न्यूट्रल, खत्म हो गई बात। आंसर क्या आया? ऑप्शन ए। गया भेजे में कि नहीं? अरे डोक्यात गेला कि नहीं सांगा? नेक्स्ट में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। आर यू सीरियस? मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहे यार वो, एसिटिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में क्या क्या होगा? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, सीखना, समझना, घाई मत करना। बहुत आसान सवाल है पर घाई नहीं करनी है। हाँ, अगर ऐसा है कि ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो स्टार मार्क करना, ताकि दोबारा रिवीजन में इसको एक बार गो थ्रू कर लो और गलती मत करना। बेसिक सवाल पूछा उसने। एसिटिक एसिड बच्चों स्ट्रांग है कि वीक है? ये चौथी पांचवी बार बोल रहा हूं, स्ट्रांग है कि वीक है? अगर आपको ये नहीं पता कि एसिटिक एसिड वीक है, इसका मतलब आप खुद वीक हो, अभी तक नहीं पता तो। ऑर्गेनिक एसिड है, कैसा है? वीक है ना? तो अब सवाल ये है कि भैया ये पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा क्या? जब वीक है तो पूरा डिसोसिएट होगा क्या? दैट इज द होल पॉइंट। विल इट डिसोसिएट, यस और नो? जो वीक है भाई, वीक है तो पूरा डिसोसिएट हो सकता है क्या कभी? नो। वीक का मतलब ये है कि वो डिसोसिएट नहीं होने वाला। इसका मतलब ये H+ देगा, CH3COO- देगा, और मेजॉरिटी CH3COOH एज इट इज रह जाएगा। अब मैं इतना डिटेल में लिख रहा हूं, देखो गधों,
ये तुम्हारे पास जितने भी मोल्स था, हाँ समझो ये 1 मोल था, ठीक है, तो ये 1 माइनस अल्फा बचेगा, समझे, ये 1 मोल था तुम्हारे पास, कितना था ये पहले भी, इसके पहले भी क्वेश्चन में करके दिया ना, ये अल्फा मोल्स डिसोसिएट हुआ, ये अल्फा बना, ये 1 माइनस अल्फा बचा, बोलो हाँ या ना, अनडिसोसिएटेड, क्या बचा, अनडिसोसिएटेड बच गया। अब इसको पानी में डाला है, एक्वस बोला है कि नहीं, इसको पानी में डाला है, यस और नो, जैसे ही H प्लस को पानी मिलता है वो क्या करता है, गरीब भूखा नंगा क्या लेने आ जाता है, लोन पैर लेने आ जाता है। एसिड का H प्लस के फॉर्म में रहता है एक्वस सॉल्यूशन में, नहीं, हमेशा क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम बन जाता है। यह है केमिस्ट्री का नियम, H प्लस विल ऑलवेज बिकम हाइड्रोनियम। वाह वाह वाह, क्या क्या बोला मैंने, H प्लस विल ऑलवेज बिकम हाइड्रोनियम। क्यों यार भाई, सोचो ना, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी चला गया यार, तो रहेगा क्या, उसका एग्जिस्टेंस ही उसका खतरे में आ गया है, उसका जो पूरा जीवन है वही खतरे में आ गया है, तो इट विल क्लिंग टू द वाटर मॉलिक्यूल के भाई बचा लो प्लीज, है ना, एक लोन पेयर दो बचाओ, तो दिया उसने लोन पेयर। मतलब तुम्हारे पास क्या क्या बचा, ये जो H प्लस था ये तो ये बन गया, मतलब तुम्हारे पास हाइड्रोनियम है, तुम्हारे पास कार्बोक्सिलेट है ना, एसीटेट, और तुम्हारे पास ढेर सारा अनडिसोसिएटेड, ये ध्यान से देखो, नहीं समझा तो सीखो, क्या है तुम्हारे पास, हाइड्रोनियम है, कार्बोक्सिलेट है यानी कि एसीटेट, और ढेर सारा अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड, यानी कि ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। इफ यू वर थिंकिंग एनीथिंग एल्स देन यू वर मेकिंग अ सिली मिस्टेक, प्लीज डू नॉट मेक अ सिली मिस्टेक। इज दैट क्लियर? डिटेल में लिख के दिया है और एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं, समझ गया क्या? यस, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी केएसपी और सॉल्युबिलिटी के ऊपर सवाल। सॉल्युबिलिटी के सवाल को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए और अवेयरनेस चाहिए। सॉल्युबिलिटी का सवाल ऐसा नींद में नहीं होगा, गोची करोगे। सॉल्युबिलिटी का सवाल बहुत अवेयर, जैसे दिख जाएगा पेपर में सॉल्युबिलिटी का सवाल है, दो थोड़ा सा आंखें खोल लेना, सीधे बैठना और अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचाना ब्रेन को, फिर अटेम्प्ट करना, नहीं तो इसमें, समझ गए ना? हाँ, अब पूछो क्या सोचो क्या पूछ रहे हो। NiOH ट्वाइस नाम का तुम्हारा सब्सटेंस है, ये सॉल्ट है या जो भी है, कंपाउंड है, उसकी सॉल्युबिलिटी 0.1 मोलार NaOH में पूछ रहा है। गिवन दैट आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ NiOH ट्वाइस इज दिस मच। तो बॉस पहले तो AB का आयोनिक प्रोडक्ट क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस तुमको दिया AB, उसका आयोनिक प्रोडक्ट पहले तो बात क्या होता है कि उसके आयोन्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका मल्टीपल क्या होता है, उसके आयोन्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका मल्टीपल, पहली बात, ठीक है। अब बोलोगे ओके, और वो पूछ रहा है आपको उसकी सॉल्युबिलिटी यानी कि S, क्या पूछ रहा है, सॉल्युबिलिटी यानी कि S। बात समझ में आई? अब यहां पर ध्यान से सुनना, सोचना, समझना, बहुत अच्छा सवाल है, नीट 2020 का सवाल है। हाँ, मेरे पास NiOH ट्वाइस है, कॉन्सेप्ट समझो, जो डिसोसिएट होगा, मैं बार बार डबल एरो बना रहा हूं क्योंकि इक्विलिब्रियम चैप्टर है, ठीक है, वैसे मेहनत कर रहा हूं मैं, देख लो, Na2 प्लस प्लस 2OH माइनस, बरोबर है, अरे है कि नहीं? इसमें तुमको OH माइनस की एक सर्टन अमाउंट, एक सर्टन कॉन्सेंट्रेशन मिली कि नहीं मिली? अच्छा, वो दी है क्या क्वेश्चन में? आप बोलोगे नहीं सर नहीं दी हुई, देख लो, चेक कर लो। आप बोलोगे नहीं सर नहीं दी हुई है। मैं ऐसा मान लेता हूं कि इसकी S थी तो इसकी 2S हो जाएगी सॉल्युबिलिटी, क्या हो जाएगी, S और 2S। आप बोलोगे ऐसे कैसे मान लिया भाई? तो भाई मैं एक आयन का S मान रहा हूं, तो दूसरे वाले का यहाँ पे क्या है, 2 लिखा है ना आगे, तो क्या मान लिया मैंने, 2S। यहां से OH का कितना मिला, बोलो 2S। समझ में आया क्या? अरे बोलो हाँ या ना? यहां से OH का कितना मिला, 2S। अच्छा,
क्या मेरे पास और कहीं से भी OH का सोर्स था? हाँ, क्वेश्चन को पढ़ो, ये रहा NaOH भी तो था मेरे लिए OH का सोर्स। अच्छा, NaOH में सिंगल एरो डालूं कि डबल एरो डालूं? सिंगल एरो, क्योंकि स्ट्रांग है, क्योंकि स्ट्रांग है, पूरा डिसोसिएट होगा, कायदे से डिसोसिएट होगा। NaOH कितना दिया? आप बोलोगे सर ये 0.1 मोलार दिया है, तो ये भी 0.1 आएगा, ये भी 0.1 आएगा। बैलेंस्ड इक्वेशन में तो 1 1 1 है ना, तो 0.1:0.1:0.1, ये ऐसा है ना, 1 1 1। बहुत बेसिक में लेके जा रहा हूँ। इसका अर्थ क्या है? टोटल तुम्हारे पास OH कितना आया? आप बोलोगे सर 2s और 0.1, टोटल OH इतना आया। समझ गए क्या? अरे बोलो हाँ, यस और नो? बढ़िया है ना। तो Na तुम्हारे पास S है और OH तुम्हारे पास ये है। अभी NaOH का आयोनिक प्रोडक्ट इतना दिया है भैया। NaOH का टोटल जितने भी आयोन्स हैं, जितने भी आयोन्स मिले, उसका प्रोडक्ट कितना दिया है तुमको? अब तो आंसर लिख लोगे। आप बोलोगे सर ये तो इजी है। NaOH का आयोनिक प्रोडक्ट मेरे को ऐसा दिया है, देखो 2 × 10⁻⁻15 दिया है बच्चों, विच इज नथिंग बट S × 2s प्लस 0.1। समझे? समझे कि नहीं समझे? S × 2s प्लस 0.1 मतलब प्रोडक्ट। पहली बात तो प्रोडक्ट लेना है किसका? NaOH के सारे आयोन्स का। तो NaOH का ये आयोन S था, ये लिखा यहां पे। OH कितना था? 2s प्लस 0.1। समझा कि नहीं समझा? टोटल OH इतना था। ये आपको ट्रिक करने के लिए उसने दिया है। अरे समझे कि नहीं समझे? है ना? यस बच्चा लोग। अब यहां पर आता है इंपॉर्टेंट कैच। 2s प्लस 0.1 का क्या करना पड़ेगा मेरे को? होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां पर मत भूलना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2। समझ गए? 2s प्लस 0.1 का क्या करना पड़ेगा? होल स्क्वायर। क्योंकि पूरा क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। अच्छा 3s होता तो क्या करता? समझो ये 3OH होता तो क्यूब, समझो ये 4OH होता तो क्या भेजे में ⁻⁴ होता। कोई बड़ी बात। अब यहां पर तुम्हारा अगेन मैथमेटिक्स का टेस्ट है। बोलोगे कहां सर हर बार मैथमेटिक्स में लाके फंसा देते हो? नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स का टेस्ट है। मुझे बताना, अगर s की वैल्यू बहुत छोटी है, मान लो अगर s की वैल्यू समझो 0.01 होती, बहुत छोटी वैल्यू होती, तो s² की वैल्यू उससे भी छोटी होती कि नहीं? 0.0001 हो जाती। तो s तो एकदम घटिया है, मतलब बहुत छोटा नंबर है, तो s² तो उससे भी छोटा नंबर है। अरे बोलो हाँ या ना? तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अजम्पशन के बिना तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता, और यहीं पे तुम आके अटकते हो। और तुमको समझना पड़ेगा ये बेसिक मैथ्स का फंडा। इग्नोर 2s। वाई? बिकॉज या 2s द होल स्क्वायर, समझो 2s द होल स्क्वायर को इग्नोर करो। क्यों? बिकॉज s इज अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। आप बोलोगे सर आपने कहां से अज्यूम कर लिया यार कि इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही स्मॉल वैल्यू है? तो भैया जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 10⁻⁻15 है, मतलब समझ रहे हो इस गंगा की गंगोत्री कहां से आ रही है? तुम्हारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत छोटा नंबर है, 10⁻⁻15 का रेंज है, तो सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी कि बुरी होगी? बहुत खराब होगी। तो मैं मान लेता हूं ना s बहुत छोटा नंबर है और s² मुझे गिनना ही नहीं है। समझ गए क्या? बोलो। ये कैच है। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम इसको सॉल्व करते रह जाओगे, तुम्हारा पेपर खत्म हो जाएगा, नहीं करोगे। क्योंकि तुम क्या करोगे पता है? फिर 2s प्लस 1 द होल स्क्वायर, 2s द होल स्क्वायर प्लस 2s इंटू 0.1 ना, a² प्लस 2ab प्लस b², पूरा टाइम पास करते बैठोगे, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। यहां पर स्मार्टनेस दिखानी है। अब मैं 2s को इग्नोर कर दूं तो अब मेरा आंसर कितना आसानी से आ गया बताओ? s 0.1 द होल स्क्वायर, खत्म। सिर्फ 0.1 का स्क्वायर लेना है मैंने, है ना? आई नो आप ये सोच रहे होगे कि सर इस s को क्यों नहीं इग्नोर किया आपने? क्योंकि भाई उसका स्क्वायर नहीं हो रहा है, वो छोटा है
इतना भी छोटा नहीं है। s की वैल्यू निकाल लो फिर, 2 इंटू 10⁻⁻15 डिवाइड बाय 0.1 का स्क्वायर मतलब कि 10⁻², तो आंसर होगा 2 इंटू 10⁻13। ये तुम्हारी हुई सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH ट्वाइस। बात समझ में आई क्या? है ऐसा ऑप्शन? है ना ऑप्शन 2 इंटू 10⁻13? यस, 2 इंटू 10⁻13। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ यू डोंट डू दिस and if you try to solve it by the long method of a square plus 2ab plus b square वाला, you will never reach your answer. Is that understood? थोड़ा पेचीदा मैथ्स है, आई नो। एक बार गो थ्रू करना, खुद से एक बार प्रैक्टिस करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बिना मेरा ये लिखा हुआ सॉल्यूशन देखे या रेफर करे, तब आके आपको समझ में आएगा। तो अच्छे सवाल, कॉन्सेप्ट्स, आयोनिक इक्विलिब्रिया के। नेक्स्ट पार्ट में बाकी के क्वेश्चंस, थोड़ा आज ये शॉर्ट है, नेक्स्ट पार्ट में फटाफट बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।